नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल और मेरे साथ बॉम्बे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आज थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं मेरी और मित्तल की। मतलब फिजिकली थोड़ा दूर बैठे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा और काम तो चलता ही रहेगा। लेकिन वो कल एक मिडवे एपिसोड तो हम लोगों ने किया ही था, कल आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन अब जो एपिसोड आना है वो है पूरे हफ्ते का वाइंड अप। छोटा हफ्ता था, ट्रंकेटेड हफ्ता था, जिसमें एक दिन की छुट्टी थी, लेकिन इवेंट काफी कुछ हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं। तो बढ़िया चीज क्या है कि एफआईआई खरीदारी चल रही है। 37,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी एफआईएस कर चुके हैं 11 से 15 सत्रों के अंदर, जिसके साथ ही उन्होंने अप्रैल का जो महीना था इसको बेस्ट महीना बना दिया पिछले 6 महीने का। सितंबर के बाद सबसे ज्यादा खरीदारी अप्रैल के महीने में होते हुए दिखाई पड़ी। भले ही 2100 करोड़ की खरीदारी थी, लेकिन अब तक का एक बढ़िया रिकॉर्ड का नंबर बना दिया। प्लस डेवलपमेंट्स वॉर के ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्रबल दिख रहे हैं। तो अच्छी चीज क्या है विवेक, मुंबई ऑफिस में ना, यहाँ वो न्यूज चैनल चलते नहीं है। यहाँ थोड़ा वॉर का खतरा कम लग रहा है। आप जहाँ रहते वहां पे अटैक होती रहती। तो अभी क्या सिचुएशन है वॉर की? लोग पता है सुमित, टीवी चैनल्स को देखकर क्या बोलते हैं? बोलते हैं बॉर्डर से ज्यादा टेंशन तो टीवी पर है। हाँ। आज सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़े थे, उनसे मैंने पूछा भी कि हाँ। सर, जब टीवी देखता हूं तो लगता है अभी कोई मिसाइल आके लगने वाला है। एक्चुअल एफआई क्या रीड कर रहे हैं? तो आप बताओ क्या रीड कर रहे हैं एफआई? देखो यार, सिंपल सी चीज है सुमित। फ्राइडे वाला ये जो सत्र आपने मार्केट का देखा होगा, बड़ा वॉलेटाइल था, मजेदार था। देखिए, ये हम बात भी कर रहे थे कि अगर थर्सडे को कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेट सी बात है कि फ्राइडे को हो सकता है कि एक गैप अप मिले, और गैप अप मिलेगा, लेकिन गैप अप वो मेंटेन कितना रहेगा वो इंपॉर्टेंट था, और वो हुआ भी नहीं। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन कुछ रिजल्ट्स आए, वेडनेसडे की जो इवनिंग के आए और थर्सडे को आए। जो रिजल्ट से खासतौर से अदानी ग्रुप के, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट ने आज एक तरफा सेंसेक्स को बहुत स्ट्रेंथ दी। निफ्टी उतना स्ट्रेंथ में नहीं ले पाया था क्योंकि वेटेज उतना नहीं है वहाँ पर, तो मार्केट ऊपर रहा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा 12 बजे के 11:30 बजे जब मैं शो कर रहा था, आई रिमेंबर, तो मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया था। एक समय तो निफ्टी रेड में भी आ गया था। लेकिन सुमित, मैं एक ना डेटा देख रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये है कि जितने भी ये पाकिस्तान भारत के क्लैश हुए हैं ना, उसमें 4 क्लैश में से पिछले 3 बार एफआईज बाय में रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में। अभी अच्छा। आपने अप्रैल वाला डेटा बोला ना कि अप्रैल में एफआईज बाय में रहे, अप्रैल में ये हुआ पहलगाम वाला। उससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तब भी एफआईज बाय में थे। जब उससे पहले 2016 में उरी में अटैक हुआ था, तब भी एफआईज बाय में चल रहे थे। एक केवल 2008 का इवेंट ऐसा है जब मुंबई अटैक हुआ था, तब उस समय एफआईज सेलिंग स्पीड पर थे, सेलिंग स्पीड पर थे। वो इसलिए क्योंकि उनकी स्पीड उसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि वो 2008 का जो फॉल याद होगा आपको, तो वो बहुत तेज था। तो उस समय पर एफआईज लगातार आउटफ्लो में ही चल रहे थे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि इंडिया पाक टेंशन और एफआईज का फ्लो, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सुमित, आप बताएं कि आपने कौन से डेटा इस पूरे वीक में देखे, क्योंकि आप तो डेटा मास्टर हैं। आपने कौन से ऐसे डेटा निकाले अपनी किटी में? तो विवेक, इस बार ही ना एक आंकड़ा आपने आज पढ़ा ही होगा, वो कि एफआईएस की ओनरशिप घट गई और डीआईएस की ओनरशिप हाँ। रिकॉर्ड पर आ गई। अब पहली बार ऐसा है 20 साल बाद कि डीआईएस की हिस्सेदारी एफआईएस से ज्यादा हो चुकी है इंडिया में। हाँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको अगर मैं फर्दर सेग्रीगेट करता जाऊंगा ना, इसी नंबर को ही, तो इस बार डीआईएस ने लोड क्या किया है? एफआईएस और डीआईएस दोनों ने बेचा है भर के, या तो बजाज फाइनेंस या तो भारती एयरटेल। इस तरह के नाम बिकते हुए दिखाई पड़े। वही रिपोर्ट का पूरा आकलन में कर रहा था जिस रिपोर्ट में ये बात आई है। और खरीदा है रिलायंस, भर भर के रिलायंस खरीदा है दोनों ने, एफआईएस ने भी और डीआईएस ने भी। वो शायद अच्छा। नंबर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि एफआई वो तेज हो गया और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर डीआईएस की तरफ से खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपको और बताता हूं कि जो रिटेल की हिस्सेदारी है, रिटेल की आमतौर पे 7.70% हिस्सेदारी थी इंडियन मार्केट में अब पिछले क्वार्टर तक। इस बार ये घट के हो गई है 7.5, और ये रिटेल ने हिस्सेदारी घटाई है। तो ये रिटेल की हिस्सेदारी घटना
इंटरेस्टिंग तब होता है जब मतलब एफ आईज डी आईज में डी आईज बढ़ा रहा है, एफ आईज घटा रहा है, रिटेल भी घटा रहा है। सो बहुत स्मार्टली रिटेल घटा रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली एच एन आई बढ़ा रहा है। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग गठजोड़, कुछ आंकड़े मैं पढ़ रहा था अभी, एक रिपोर्ट में, सुमित, लेकिन वो इसमें रिपोर्ट पता है बहुत एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है कि अगर रिटेल घटा रहा है और डीआईज बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि रिटेल ने सोचा कि हमने अपना दिमाग लगाकर देख लिया, हम पिट गए, हार मान ली, उन्होंने कहा भैया अपना पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगाना तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा दो, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया हो, वहां से फ्लो आ गया, फाइनली तो डीआईज की होल्डिंग अप हो गई, रिटेल की कम हो गई, तो लगता है ये ये। पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब क्या ना, इसकी वजह से क्या, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बहुत बेटर हो गए। क्योंकि आप रिटेल आमतौर पे वो कंपनियां उठाता है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ कि रिटेल की सबसे फेवरेट कंपनी कौन सी है, वो है टाटा मोटर्स। सबसे अच्छा। ज्यादा पसंदीदा कंपनी अगर रिटेल की है तो टाटा मोटर्स। लेकिन डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने ऑन द कॉन्ट्री थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, या खरीदी है वो कंपनियां जहां पर वैल्यू थी। सो रिटेल भावनाओं में बहकर, भाव देखकर माल ले लेता है, और डीआईज भावनाओं में नहीं बहता। वो अपनी पहले इवेल्युएशन करेगा, कहाँ पे वैल्यू है, कहाँ ग्रोथ है, कैसी आउटलुक है, उसके हिसाब से बाय करता है। तो ये चीज बड़ी अच्छी शिफ्ट हो रही है, जिसमें रिटेल वाया म्यूचुअल फंड के एंटर कर रहा है, और एफआई स्लोली एंड स्टेडली धीरे धीरे बाजार में अपनी होल्डिंग कम कर रहा है। लेकिन ठीक है, अभी भी एक सब्सटैंशियल नंबर लेकर बैठे हैं। 19-21 का अंतर है रिटेल और डीआईज और एफआईज का। लेकिन फिर भी ये बात पहली बार हुआ है कि डीआईज ने एग्रेसिवली मार्केट के अंदर हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन सुमित ये बताइए, ये भारत पाक की टेंशन जो आप बता रहे थे कि न्यूज़ रूम में तो चलो नहीं है, बॉम्बे के न्यूज़ रूम में नहीं है, हमारे दिल्ली के न्यूज़ रूम में तो ऑफ कोर्स है, जहाँ टीवी पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अगले मिनट पे खबर आ जाएगी कि बस हो गया। तो बॉम्बे में माहौल क्या है, मतलब बॉम्बे में मौका भी। देखिए, आज जो 2-3 सुबह फंड वालों से मेरी बातचीत हुई, पूछा उनसे क्या लग रहा है बाजार को लेकर, तो उन्होंने बोला देखिए, अगर एस्केलेशन बढ़ता है, पहली चीज, तो एस्केलेशन इतना नहीं बढ़ेगा कि आप फुल फ्लेज्ड वॉर में उतर जाओ। एक तरीके से काम कैसा किया जाएगा, क्योंकि ये बात पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है, और चाइना भी जानता है, यूएस भी जानता है, इंडिया भी जानता है कि इकोनॉमिकली हम कितने साउंड है विजा वी पाकिस्तान के। सो फंड वाले ये मान रहे हैं कि इंडिया एक काम तो करेगा, कुछ रिटेलिएटरी करेगा, लेकिन वो एक उस चंक के लिए करेगा, एक पीस को अलग कर देगा कार्व करके, लेकिन बाकी दोनों इकोनॉमी पे फुल फ्लेज्ड वॉर ना। सो ये टेररिज्म के ऊपर तो वो काम करेंगे, लेकिन इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट ना हो, इस लेवल का शायद काम ना होता हो दिखाई पड़े। ये अभी तक के जो फंड वाले वो मान के चल रहे हैं। अब इससे ज्यादा कितना एग्रीवेट होता है पता नहीं, क्योंकि अभी तक जो सारी खबरें आ रही हैं वो सिर्फ न्यूज चैनलों के हवाले से ही आ रही है। सभी उस पर डिपेंडेंट है कि लोंगेवाला पे पोस्ट पे टैंक्स लगा दिए गए हैं, इधर कच्छ वाली बोर्ड पोस्ट पे भी फ्लाइट होती उड़ते हुए देखी गई है, स्ट्रिप खाली करा दी गई है, उधर बंकर्स खाली करा दिए गए। ये सब न्यूज चैनल पे हो रहा है। एक्चुअल में क्या सिचुएशन है किसी को नहीं पता, कोई मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान नहीं आया। सो फंड मैनेजर भी ना सिर्फ इतना ही समझ पा रहा है कि कुछ तो होगा। सबके पास एक ही सवाल है, कुछ तो होगा, क्या किसी को नहीं पता, किस इंटेंसिटी का किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज सबने बोली है कि अगर कहीं मौके आए बाजार में दोबारा ड्रॉप के, जिसके चांसेस बहुत कम मान रहे हैं वो लोग, तो वो लोग वापस एग्रेसिवली नीचे बाय करेंगे। इसीलिए कैश, जो फंड का पूरा डिप्लॉयमेंट है म्यूचुअल फंड्स का, वो हो नहीं रहा है। अभी भी कैश पे वो बैठे हैं, और करीब करीब 8 से 9% के आसपास कैश है उनके पास, जो एक टाइम पर करीब 12 से 13% पहुंच गया था। हालिया डिप्लॉयमेंट के बाद भी 8 से 9% लेके बैठे हैं। सो डिप्लॉयमेंट पूरा नहीं हो रहा है, और बार बार वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ पोजीशन से पैसा निकाल के, जैसे भारतीय से पोजीशन से पैसा निकालना, यही इंडिकेट करता है जहां पे वैल्यू है उसके बावजूद भी माल बेचा जा रहा है। क्योंकि उनको कैश चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन कुछ अराइज हो जाए तो और माल लेने के लिए रेडी रहे। लेकिन कोई भी इतनी पैनिक स्टेट, हर फंड वाला बात कर रहा है तो टैरिफ वॉर की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वॉर की बात अभी तक इतनी सीवियरली उनकी तरफ से होते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। बिल्कुल, तो सीवियर वॉर की बात नहीं हुई है, लेकिन एक बार मैं सीवियर वॉर वाली सिचुएशन के एनालिसिस भी कर देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। सुमित, इस समय ना वर्ल्ड में 4 वॉर चल रहे हैं, आपको पता है? 2 वॉर तो आपको याद होंगे। एक निजी वॉरों को भी ले आए क्या आप? नहीं नहीं, निजी वॉर नहीं भाई, निजी वॉर तो फिर तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं देशों की बात कर रहा हूँ। देखो, रशिया यूक्रेन पता होगा, इजराइल हमास पता होगा,
लेकिन मैं जब कल रिपोर्ट पढ़ने बैठा ना तो पता लगा सऊदी यमन का भी चल रहा है और टर्की और सीरिया का भी चल रहा है, और ये 2015-16 से चल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग इसमें पता है डेटा क्या था, रशिया का जब वॉर शुरू हुआ था उस पर सैंक्शन लगे थे, मैक्सिमम जो उनका इंडेक्स गिरा वो 33% गिरा। यूक्रेन तो अपनी दुकान ही बंद किए बैठा है, उसका तो अनऑपरेशनल चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है जब से वो वॉर शुरू हुआ है, क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर है वो कीव में है, कीव में वैसी प्रॉब्लम चल रही है। इजराइल हमास में, हमास तो एक कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे तो क्या ही होगा, लेकिन इजराइल का इंडेक्स 13% तक गिरा था। सऊदी यमन का जो वॉर चल रहा है वो एक सर्जिकल टाइप का मामला चलता है, कभी हो जाता है कभी रुक जाता है, इस तरह से चलता रहता है। तो सऊदी का इंडेक्स मैक्सिमम 21% गिरा, यमन का कोई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है। टर्की सीरिया में भी यही है कि टर्की का जो इंडेक्स था वो 6% मैक्सिमम गिरा। सीरिया में जो इंडेक्स है उसका डेटा नहीं है क्योंकि वो मंथली बेसिस पर देते हैं, उनका भी शायद ठीक से ऑपरेशनल नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में जहाँ पर जब वॉर होता है और उस पर्टिकुलर कंट्री का जो मिनिमम इंडेक्स है वो 6% और मैक्सिमम अगर रशिया वाली तरीके से पहुंचो तो 33%। रशिया के पीछे तो देखो अमेरिका यूरोप सब थे, तो इसलिए सब उसके पीछे पड़े हुए थे, तो इसलिए सैंक्शन भी लगे, इस वजह से भी और ज़्यादा गिरा। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो 6% से लेके 13-21% तक मार्केट गिर जाता है। अब अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, मैंने भी जब आज मार्केट एक्सपर्ट से बात की तो सभी ने ये कहा कि भाई ये युद्ध तो डिस्काउंटेड नहीं है प्राइस में स्टॉक मार्केट के। अगर हाँ एस्केलेशन डिस्काउंटेड है, एस्केलेशन हुआ, छोटा मोटा नीजक रिएक्शन आएगा, हो जाएगा, लेकिन अगर युद्ध हो गया गलती से तो बड़ा बुरा हाल होगा। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई रोज बातें यही हो रही हैं कि युद्ध होगा, आज शुरू होगा, कल शुरू होगा, आज लड़ाई होगी, कल लड़ाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब भगवान नहीं करे कि ऐसा कुछ हो युद्ध, लेकिन जो भी होना है होके निपटे, ताकि मार्केट में लोगों को क्लैरिटी मिले कि क्या होना है एग्जैक्टली। और वीकेंड में उम्मीद भी कर रहे हैं लोग कि शायद हो सकता है कुछ खबर आ जाए। और बताइए सुमित, बाकी आप कहाँ देख रहे हो नजरें? एक और चीज मित्तल, वही बात है ना कि जितना मैं दिल्ली से दूर हूँ उतना ही वॉर से भी दूर होता हुआ जा रहा हूँ। यहाँ पर किसी को कोई अभी फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपने लास्ट टाइम में बोला था कि बाजार को जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी चीजें बेटर हो जाएंगी। मार्केट हमेशा ऑलवेज हेट्स अनसर्टेनिटी। जैसे ही कोई चीज सर्टेन हो जाए, वॉर होना है वॉर हो जाए, नहीं होना है नहीं हो जाए, कुछ भी सर्टेन हो जाए हो जाए, लेकिन जब तक ये नहीं सर्टेन होगा तब तक इशू चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब बात की थी तो दो स्टॉक का जिक्र किया था। एक आपसे मैंने पूछा भी था किन स्टॉक पे आपकी नजर रहेगी, तो आपने बोला था एक अदानी समूह और दूसरा आईओसी। चलो आईओसी को दरकिनार रखते, लेकिन अदानी समूह तो लास्ट में ब्लास्ट ही हो गया। अदानी पोर्ट के नंबर आए, रोबस्ट नंबर, वो नया पोर्ट शुरू किया, उसका भी इम्पैक्ट कह लीजिए। और बाकी पूरा ग्रुप भी, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन, सभी के नंबर ठीक ठाक है, सब चलने लग गए। एंटरप्राइज के भी नंबर अच्छे थे, लेकिन चलो ठीक है, वो डिस्काउंट करके वो बैठा उतना नहीं चल। लेकिन अब, और रिलायंस, पिछले हफ्ते का हमारा जो डिस्कशन पॉइंट जहां खत्म हुआ था कि रिलायंस के नंबर कैसे आए हैं, जीडीआर नीचे था लेकिन शेयर ऊपर आ गया। तो दो तीन तो ये थे। एक सरप्राइज आया था बजाज फाइनेंस, जिसने बोनस स्प्लिट की झड़ी ऐसी लगाई कि इक्विटी डाइल्यूशन से बाजार घबरा गया और 5% नीचे शेयर को दे दिया। अब अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि अब आएंगे वो पीएसयूज के नंबर, एसबीआई बैठा है, कोटक के भी नंबर आने हैं। सो अब क्या कहोगे आप, क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर भी आ ही रहे हैं, उनका डिस्काउंटिंग भी कल ही शुरू होगी, बेसिकली मंडे से ही होगी। सुमित तो देखिए क्या वहां पर देखिए तीन चीज जो कि अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एक तो भारत पाक टेंशन पर जो अपडेट होगा वो आ जाएगा वीकेंड्स में। मंडे जब हम ओपन करेंगे तो हमें पता होगा कि भारत पाक को लेकर अभी दिमाग में क्या रखना है। दूसरा कि फेड की बैठक होने जा रही है 6 और 7 मई को, तो 7 मई को रात को आउटकम आ जाएगा उनका। वैसे तो इस बार कोई खास उम्मीदें नहीं है कि रेट कट वगैरह कुछ होगा, लेकिन रेट हाइक को लेकर भी अभी कुछ ऐसा नहीं है। ओपेक की बैठक होगी 5 मई को। वो अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं नेक्स्ट मंथ से तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होगा इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑयल के प्राइसेस और नीचे आएंगे, और प्रोडक्शन अगर वो उसी लेवल पर रखते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि क्रूड ऑयल में हो सकता है थोड़ा सा स्पाइक आए और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह में। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। नतीजों की जो आप बता रहे हो कि एसबीआई के नतीजे जो कि सैटरडे को आने वाले हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स मंडे के मार्केट में होगा, और ना सिर्फ एसबीआई पर होगा, उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड सारे पीएसयूज़ पर होगा। उसके अलावा अगर हम बाकी पीएसयूज़ में देखें तो कैनरा बैंक के भी नतीजे आएंगे नेक्स्ट वीक में, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नतीजे आएंगे, तो उनका भी एक इम्पैक्ट होगा। और मैं बता दूं कि पीएसयू में जो नतीजे आने वाले हैं वो ठीक आने वाले हैं, इतने ख़राब मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है
किसी भी पीएसयू की, एसबीआई को छोड़कर। अब ये देखना है कि कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में सिंगल डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ आती है नहीं आती है। वैसे पीएनबी में था सबसे अच्छी उम्मीद है, अभी जब पीएनबी की रिजल्ट डेट आएगी जब बता देंगे। एशियन पेंट के नतीजे थोड़े से वीकर साइड पर रहेंगे ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट। कल्याण ज्वेलर के रिजल्ट ठीक रह सकते हैं। कोल इंडिया में थोड़ा मिक्स बैग रहेगा, पॉजिटिव साइड पर सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। टाइटन के रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत ठीक रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक मिले जुले नतीजों वाला वीक रहेगा, कोई ऐसा सरप्राइज वाला वीक। वैसे भी सुमित, अगर आप भी इतने सालों से रिजल्ट्स देख रहे हो, जनरली क्या होता है कि जो अच्छे रिजल्ट देने वाली कंपनियां होती हैं वो पहले मंथ में ही दे लेती हैं, और जो थोड़े से डाइसी रिजल्ट वाली कंपनियां होती हैं वो नेक्स्ट मंथ देती हैं। यानी कि अगर अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू हुआ तो मई में जो रिजल्ट्स आएंगे ना, उनमें 10 में से 2 कंपनियों के रिजल्ट अच्छे होंगे, 8 के थोड़े से ऐसे ही रहेंगे, या तो साइडवेज रहेंगे या थोड़े सबड्यूड रहेंगे। तो मेरा तो यही एनालिसिस रहता है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? तो किस पे नजर रहेगी मित्तल? अगर स्टॉक वाइज देखा जाए तो किन स्टॉक को आप देख रहे हो नेक्स्ट वीक के लिए, जिन पे लग रहा है हाँ नजर रखी जा सकती है? मैं तो वही पीएसयू बैंक्स, क्योंकि अगर एसबीआई चला तो एसबीआई सबको खींच देगा पीएसयूज को। वैसे भी नेक्स्ट वीक से होने वाला क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू हो रहा है आरबीआई की तरफ से। तो उसमें होता क्या है कि बॉन्ड बाइंग होती है आरबीआई की तरफ से, बैंकर्स अपने बॉन्ड सेल करते हैं, बैंकर्स के पास पैसा आ जाता है। अब जब वो बैंक बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड की जो यील्ड होती है वो नीचे आ जाती है, बॉन्ड की प्राइसेस ऊपर आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो पीएसयू बैंक्स जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर आने से उनका पोर्टफोलियो ट्रेजरी गेन आना शुरू हो जाता है ज़्यादा। तो वो पीएसयू बैंक्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो पीएसयू बैंक्स रहेंगे वो 2 वजह से फोकस में रहेंगे। एक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस शुरू हो रहा है जिसमें कि आरबीआई आई थिंक 1.25 लाख करोड़ का फंड इन्फ्यूज़ करेगा, लिक्विडिटी। और दूसरा ये इनके अपने खुद के नतीजे, और नतीजों में प्राइवेट बैंक्स के नतीजे अच्छे रहे हैं, तो पीएसयू से तो पहले ही उम्मीदें अच्छी थी तो और बेटर हो सकता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीक होगा रिजल्ट्स के हिसाब से। मेरे को तो लगता है कि अगले हफ्ते के लिए अगर नजर रखना हो ना तो शायद पेंट में एशियन पेंट्स पे आप नजर रखो, कि ऑलरेडी बहुत टूट चुका है, बॉटम के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सो ऐसी कोई डिस्काउंट की उम्मीद तो है नहीं बाजार को इनसे। लेकिन क्योंकि अगर ये कहीं अच्छे नंबर आ गया तो वो सरप्राइज है। दूसरा, ओपेक की बैठक, अगर वहां कोई प्रोडक्शन कट या क्रूड में फॉल आया सो वो एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा इनके लिए, जहां तेजी आ सकती है। प्लस ये जो टायर कंपनियां है ना, इन पे भी आप अदरवाइज नजर रखो। सीएट के जो तेजी आया है हाल के नंबर्स के बाद, ये इसके ऑल टाइम हाइस को ले आया है इसको, तो टेक्निकली भी वहां ब्रेकआउट जैसा बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा, इनपुट कॉस्ट इनकम की ईज ऑफ हो ही गई है। तो अब धीरे धीरे इन सबके जो जैसे जैसे क्रूड में फॉल आता जाएगा, हो सकता है ये चलते हुए दिखाई पड़े। प्लस अभी जितने भी जानकारों से बातचीत हो रही है ना, वो 2 ही सेक्टरों की बात कर रहे हैं, या तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स स्पेशली, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में स्पेशली इंश्योरेंस या एएमसीज या जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड एनबीएफसीज और उनके नंबर अच्छे बोल रहे हैं। और दूसरा, कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी। तो कंजम्पशन में जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़कर, क्योंकि वहां पर गोल्ड के प्राइसेस भागे हैं तो शायद उनके नंबर ऊपर नीचे रहे, लेकिन बाकी जितने खपत वाली कंपनियां हैं उन सबके नंबर अच्छे आने की बात है। कह रहे हैं कि इनमें आप वैल्यू है, पैसा डाल सकते हो। तो अगर वॉर रिलेटेड इशू कहीं भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो शायद सबसे पहले बाजार इन्हीं को ही प्रेफरेंस देगा। तो एक बार को ये कंजम्पशन रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं इनके ऊपर हो सकता है एक बार को थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। एक और चीज मित्तल अक्सर आपने सुनी भी थी, मतलब सालों से सुन रहे हम दोनों ही, वो सेल इन मे एंड गो अवे। ये एक बहुत पहले एक लाइन बोली जाती थी कि सेल इन मे गो अवे। लग रहा है क्या सेल इन में गो अवे होगा, जबकि मार्च में ऑलरेडी एफआईज लौटना शुरू हुए हैं? सुमित, देखो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो होता है ना, ये अभी तक वही बात है ना कि प्राइस इन अभी तक केवल एस्केलेशन है, वॉर नहीं है या कोई खतरनाक वाली चीज नहीं है। वो जो नीजक होगा या तो पॉजिटिव साइड पर होगा, नेगेटिव साइड पर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव साइड पर नहीं होगा, पॉजिटिव साइड पर भी होगा। अगर छोटा मोटा एस्केलेशन हुआ, मार्केट सोच रहा है बड़ा एस्केलेशन होगा, छोटा एस्केलेशन हुआ, उसके बाद दोनों साइडों ने बोला हाँ जी शांति हो गई, चलो जी हमारा ईगो सेटिस्फाई हो गया, चलो। और उसके बाद यूएस चाइना ने बोल दिया हाँ जी अब दोनों पक्ष मान गए हैं, शांति हो गई, क्योंकि वो दोनों लगातार टेलीफोनिक इन दोनों कंट्रीज़ को शांत भी करा रहे हैं। तो मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। एफआईज हमेशा से बहुत स्मार्ट रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से हमारे डीआईज उनसे ज़्यादा स्मार्ट रहे हैं। मुझे एफआईज के फ्लो से ज़्यादा ना डीआईज का फ्लो प्रभावित कर रहा है कि डीआईज माल नहीं बेच रहे, डीआईज अभी भी बाय कर रहे हैं।
मतलब आप वेडनेसडे का डेटा देख लो, आप कभी का भी डेटा देख लो पिछले 1-2 वीक का, कभी 1-2 बार सेलिंग किया, वो भी उन्होंने जब देखा कि एफआईज लगातार बाय कर रहे हैं तो चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कर लो। लेकिन 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है। एसआईपी आती है उनके पास महीने की करीब 22 से 25 हज़ार करोड़, यानी कि आपको 1,000 करोड़ तो डेली का लगाना ही लगाना है 22 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, अगर आप लगा लो तो। प्लस जो बल्क में पैसा आता है म्यूचुअल फंड के पास वो अलग, और एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 35 to 40% ऑफ द टोटल मंथली इनफ्लो। तो 35 से 40% पैसा आपका एसआईपी से आता है, बाकी पैसा आपका दूसरे फ्लो से आता है। तो वो पैसा और जोड़ो, तो आपको जो मंथली पैसा लगाना है वो आपको डेली कम से कम 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए लगाना है, वो आप कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन इसमें भी एक केवियट ये भी है कि एफआईएस क्या कर डीआईएस क्या कर रहे हैं कि बीच बीच में जब पोजीशन ये ऐसा आते से इथर का आईपीओ था, 3,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था, इसकी एंकर बुक खुली तो उसमें भी उन्होंने अपना पोजीशन ले लिया। तो इसको हाँ, आउटराइटली मार्केट में तो वो नहीं आते, लेकिन जहां क्यूआईपी मिलेगा, जहां जहां पर बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी बड़ी ब्लॉक खुली, जैसे भी पीछे टाटा टेक की बड़ी ब्लॉक थी 7% की, तो उसमें इतना बड़ा स्टेक चंक बिका 1.5% का, तो उसमें म्यूचुअल फंड लेके बैठ गया। सो ये सब टाइप की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ भी माल डल रहा है। लेकिन फिर भी एक बार कोई, आपकी बात बहुत हद तक सही है कि एफआईएस की बिकवाली में आमतौर पे होता है कि एफआईएस खरीदता तो डीआईएस बेचता है, लेकिन इस बार दोनों ही एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, लेकिन रिटेल बेचे जा रहा है घबराहट के मारे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, और डीआईएस एफआईएस दोनों माल लिए जा रहे हैं और रिटेलर बेचे चला जा रहा है। सो पिछले 3-4 सेशन तो ऐसे ही रहे कि यहाँ पे एफआईएस थोड़ी बहुत भी खरीदारी कर रहा है, डीआईएस खरीदारी कर रहा है, लेकिन रिटेल लगातार बेच रहा है। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन आती है, लेकिन एटलीस्ट अर्निंग अब तक तो कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं देखने को मिला, एटलीस्ट किसी बड़े नाम से। सो फार तो सिचुएशन कंफर्टेबल है। एक बार जैसे ही 15 मई के बाद अर्निंग खत्म हो जाएगी, फिर वो प्रमोटर जाग जाएंगे, जहां जहां वैल्यू मिलने लगेगी बाय करने लगेंगे, तो वो वापस विंडो खुल जाती है उनके लिए। तो अभी की सिचुएशन देखते हैं अब क्या बनता है। अच्छा, अगले हफ्ते तो एथर की लिस्टिंग भी 6 तारीख को, एक वो भी तो है, इस साल की पहली लिस्टिंग होने वाली है। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर की वो आप ज़्यादा क्लोजली देख रहे होंगे, मैं थोड़ा आईपीओ कम ट्रैक करता हूँ, आप ही बता दीजिए। हाँ, 6 तारीख को लिस्टिंग है, और इम्पोर्टेंट ये है कि लिस्टिंग आईपीओ का रिस्पॉन्स तो 1.5 गुना ही के आसपास रहा है। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग नंबर उसमें और बताता हूँ मित्तल, उसमें रिटेल ने 1.5 गुना सब्सक्राइब किया, अच्छा। एम्प्लॉय 2 गुना सब्सक्राइब करके गया, अच्छा। और एचएनआई और सबने 1 गुना ही खाली सब्सक्राइब किया। तो ज्यादा एक्टिवली उसमें खुश हो रहा था रिटेल, और ज्यादा एक्टिवली खुश हो रहा था उसमें एम्प्लॉय, लेकिन इतना एचएनआई उसमें एक्टिव नहीं था। अब हो सकता है सरप्राइज ना बन जाए, क्योंकि किसी ने अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 3,000 करोड़ के आईपीओ वो 3,000 करोड़ रुपए मिले, तो हो सकता है कि वो फोमो जो है वो मार्केट में आए, जो पहले नहीं था। ये खुला, फिर ये खुलेगा, फ्लैट खींचते चले जाएंगे, ऊपर जहां फोमो आएगा वहां से माल उतरना शुरू हो सकता है। ये भी सिचुएशन बने गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। और सुमित, ऐसा है ना कि लोग आईपीओस को देखकर बहुत पैसा कमा के चुके थे शुरुआत में, तो अब 3 महीने बाद जब उनको एक अच्छा थोड़ा लगा कि हाँ ठीक ठाक सा आईपीओ है, तो चलो एक डाल दो पैसा। अब जब या तो रिटेलर को पता लग जाएगा इस बार कि बॉस ये जो गलती होती है 3 महीने बाद समय के अनुसार ना देखें, आईपीओ के अनुसार देखें। क्योंकि मैंने जो ब्रॉडली थोड़ा बहुत पढ़ा था ईथर के बारे में, वो यही पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा लिस्टिंग गेन एज सच एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ये देखना होगा कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट, सारा तो खेल मार्केट सेंटीमेंट पर है। अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक है, आपकी लिस्टिंग अच्छी हो जाती है। मार्केट सेंटीमेंट ख़राब है, आप कितने ही हुंडई भी हो तो भी लिस्टिंग ठीक नहीं होती। तो वो तो डिपेंड करता है। अब हुंडई की लिस्टिंग जब हुई थी उस समय एफआईज मार्केट दोनों सेलिंग साइड पर थे। उससे पहले जो जिनको नाम भी लोगों ने नहीं सुने थे, उनकी लिस्टिंग देखो कहाँ कहाँ पहुँच रही थी। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जियोपॉलिटिकल रिस्क भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट्स का भी ऑलमोस्ट जो एक फेस है वो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। ओपेक की मीटिंग का क्लैरिटी आ जाएगी, आपको फेड की क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक नेक्स्ट वीक काफ़ी इम्पैक्टफुल वीक रहने वाला है, इवेंटफुल वीक रहने वाला है। और बताइए सुमित, बस बाकी तो शो समेटने का समय हो रहा है। बस एक ही चीज बिल्कुल। बोलूंगा कि अभी जब न्यूज रूम से निकलना ना, तो वो टीवी वाली साइड से मत जाना जहाँ टीवी लगा। धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस आ रहा है वॉर वाला। नहीं तो बिल्कुल यार, पीछे की मैं साइड नहीं से जाऊंगा, जाना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा। वैसे भी रात को सोना है, वरना सपने भी वैसे आएंगे ना कि कि ऐसा ना हो घर जाते जाते आप आलू और सब्जियां खरीदते हुए लेके जाओगे, क्या पता वॉर हो जाए, पहले रख ले इकट्ठा करके। इससे बचने का बेस्ट तरीका यही है। बाकी बातचीत आप लोग से होगी आगे भी।
और अभी के लिए इतना ही। मुंबई स्टूडियो से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगले संडे आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे और दिल्ली स्टूडियो से विवेक जी साइन ऑफ करेंगे। चलिए, थैंक यू सुमित, थैंक यू। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।